हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है, वैद्युत रसायन, है ना। इस चैप्टर के आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं, यानी कि आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो ये वीडियो आपके लिए रिवाइज के लिए काफ़ी है, रिवीजन के लिए ये क्लास आपके लिए काफ़ी होगी। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स में मैंने सारा कुछ इंक्लूड किया है और लगभग 1.5 पेज में मैंने इस चैप्टर को निपटा दिया है। यानी शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप चीज़ों को रिवाइज करते हैं ना, तो पहला तो आपको टाइम कम लगता है और दूसरी चीज़ें आपको सारी चीज़ें रिवाइज जल्दी हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। होप करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, इस चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है वैद्युत चालकत्व। आखिर ये वैद्युत चालकत्व होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वैद्युत चालकत्व को डिनोट किससे करते हैं। तो इसे सी से डिनोट करते हैं, यानी कि सी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इतना आप ध्यान रखेंगे। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए, प्रतिरोध आर का व्युत्क्रम हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत चालकत्व कहलाता है। काफ़ी सरल और सटीक परिभाषा में मैंने आपको समझा दिया, यानी कि जो प्रतिरोध होगा ना, उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो हमारा क्या होगा, वैद्युत चालकत्व कहलाएगा। C बराबर 1/r, यानी कि देखिए यहाँ पर व्युत्क्रम ही हो रहा है, तो C बराबर 1/r, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसका आपने व्युत्क्रम कर दिए तो वो बराबर हो जाएगा किसके, वैद्युत चालकत्व के। ओके, एंड इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए ओम इनवर्स, या फिर आप इसे साइन में दर्शाना चाहते हैं तो ओम इनवर्स इस तरह से दर्शा सकते हैं, या फिर आप इसे मोह कह सकते हैं, मोह। क्योंकि देखिए ओम प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, है ना, ओम होता है, OHM। अगर आप भाई प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर रहे हो तो इसके ओम का भी व्युत्क्रम करेंगे तो मोह हो जाएगा, है ना, MHO। इस तरह से जो है इसका मात्रक होता है। आप ओम इनवर्स कहिए या फिर मोह कहिए, बात एक ही है, दोनों में से कोई भी एक मात्रक लिखना है। अब देखिए, जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है मात्रक नहीं लिखते हैं या फिर लिखना भूल जाते हैं, तो ऐसे में जो है उनका 1 मार्क्स कट हो जाता है, क्योंकि 1 नंबर जो होता है ना वो मात्रक का ही होता है। आप ध्यान देंगे, मात्रक लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया, लेकिन लास्ट में आपको मात्रक भी लिखना पड़ेगा, किस में आया है वो मान, है ना, वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व। फ्रेंड्स, विशिष्ट चालकत्व को हम चालकता भी कहते हैं और इसे हम कप्पा से डिनोट करते हैं। यह हमारा के तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी शेप आप कुछ देख सकते हो, इस तरह से होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कप्पा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम इसकी जो है परिभाषा की बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी रोह, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रोह से डिनोट करते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर देंगे ना तो वो हमारा कप्पा हो जाएगा, यानी कि विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता कहलाएगा। तो कप्पा बराबर हो जाएगा 1/रोह, यानी कि रोह का व्युत्क्रम, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का आप व्युत्क्रम कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता, है ना। अब देखिए कप्पा बराबर 1/रोह कर दिया, कप्पा बराबर हो जाएगा L/RA, R/A। अब देखिए जो आपका रो होता है वो RA/L होता है। अब आपने व्युत्क्रम किया है तो L/R/A हो जाएगा। ओके, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, आप ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद ज़रूर कीजिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जनरेट होता है यहाँ से, जो कि है मोलर चालकता। अब बात करते हैं मोलर चालकता क्या होता है। मोलर चालकता को हम लैम्डा m से डिनोट करते हैं और इसकी परिभाषा होती है किसी विलयन में घुले 1 मोल विद्युत अपघटक की चालकता, यानी कि किसी विलयन में घुले 1 मोल की विद्युत अपघट की चालकता जो होगी ना, उसे हम क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहेंगे, मोलर चालकता। ओके, इसका मात्रक क्या होता है तो देखिए इसका मात्रक हमारा हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एस यहाँ पर क्या है, सीमेंस है। ओके, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर इसे SM स्क्वायर मोल इनवर्स भी कहते हैं। ओके, ध्यान देंगे, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है मात्रक हो जाता है और इसे आप याद रखेंगे मोलर चालकता की परिभाषा को, क्योंकि मोलर चालकता की परिभाषा पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में और आपको याद होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मोलर चालकता लैम्डा m तथा विशिष्ट चालकता कप्पा में संबंध, यानी कि मोलर चालकता हमने लैम्डा m पढ़ लिया और विशिष्ट चालकता भी हमने पढ़ ली, जिसे हम कप्पा से डिनोट करते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन है ना, रिलेशन क्या है इन दोनों में वो हम पढ़ने वाले हैं, संबंध क्या है ना। अब देखिए रिलेशन पढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000/c हो जाएगा। ये हमारा जो एक फॉर्मूला होता है, और कप्पा इंटू 1000/m, जहाँ पर C या M मोलर सांद्रण है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे आया है वो आप लेक्चर में जाकर देखिएगा, क्योंकि लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन
हुआ है। ओके, ये हमारा जो है शॉर्ट नोट्स है, इसलिए हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, फास्टली रिवीजन कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू, है ना। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या होता है, यानी कि इसे हम लैम्डा EQ से कहते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंस, है ना। तुल्यांकी चालकता लैम्डा EQ, इसकी परिभाषा होती है विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। यानी कि कोई विद्युत अपघट्य होगा, उसका 1 ग्राम तुल्यांक की चालकता जो होगी वो तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। दोस्तों इसका मात्रक हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स, या फिर इसे SM स्क्वायर EQ इनवर्स भी कह सकते हैं। ओके, दोनों में से कोई भी आप एक मात्रक याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तुल्यांकी चालकता, यानी इसे हम लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं, और विशिष्ट चालकता जिसे हम कप्पा से डिनोट करते हैं। अब हम इन दोनों में जो है रिलेशन पढ़ने वाले हैं, संबंध पढ़ने वाले हैं। पहले हमने रिलेशन किस में पढ़ा, मोलर चालकता लैम्डा M तथा विशिष्ट चालकता कप्पा में संबंध। अब हम पढ़ने वाले हैं तुल्यांकी चालकता लैम्डा EQ व विशिष्ट चालकता कप्पा में संबंध, है ना। अब देखिए लैम्डा EQ बराबर क्या होता है, लैम्डा EQ बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन CEQ, बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन N, जहाँ पर CEQ या फिर N क्या है, नॉर्मलता है। ओके, नॉर्मलता। अगर आपको इनकी डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जो है प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है चालकत्व पर तनुता का प्रभाव। जो आपका चालकत्व है उस पर तनुता का क्या प्रभाव होता है वो पढ़ना है ना। तो देखिए तनुता इंक्रीज करेंगे, यानी तनुता अगर बढ़ाएंगे तो चालकत्व बढ़ेगा। यही जो है चालकत्व पर तनुता का प्रभाव होता है। अगर आप किसी विलयन की तनुता बढ़ा रहे हो तो उसमें चालकत्व बढ़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विशिष्ट चालकत्व या चालकता पर तनुता का प्रभाव, यानी विशिष्ट चालकत्व या चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। देखिए तनुता बढ़ाने पर कप्पा घटता है, यानी कि अगर तनुता आप बढ़ा रहे हो तो कप्पा का मान जो है घटेगा, तनुता बढ़ा रहे हो तो कप्पा का मान घटेगा। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है लैम्डा M व लैम्डा EQ पर तनुता का प्रभाव। अब देखिए लैम्डा M क्या है, तो मोलर चालकता है, और आपका जो है लैम्डा EQ है वो क्या है, लैम्डा EQ तो तुल्यांकी चालकता है। यानी कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए तनुता को इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा M इंक्रीज होगा, यानी मोलर चालकता बढ़ेगी। और जो आपका अगर आप तनुता को इंक्रीज कर रहे हो तो लैम्डा EQ भी बढ़ेगा, यानी कि जो आपका तुल्यांकी चालकता है वो भी बढ़ेगा, उसका मान भी बढ़ेगा। तो ये आप याद रखेंगे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनंत तनुता वाला विलयन। अनंत तनुता वाले विलयन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए तनुता बढ़ाने पर लैम्डा M व लैम्डा EQ अधिकतम हो जाए तथा उससे अधिक न हो पाए। ध्यान देंगे अनंत तनुता वाला विलयन कौन सा कहलाएगा, देखिए तनुता बढ़ाने पर लैम्डा M व लैम्डा EQ अधिकतम हो जाए लेकिन जो है उससे अधिक नहीं हो पाए, यानी अधिकतम हो जाए उससे अधिक ना हो पाए, मैक्सिमम हो जाए। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनंत तनुता वाला विलयन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है कोलराउस का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है कोलराउस का नियम ज़रूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। देखिए कोलराउस का नियम, तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपका नियम होता है कोलराउस का नियम, ये हर बार लगभग पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसे आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। कोलराउस का नियम आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत होता है। अब देखिए इसके जो है कोलराउस के नियम का जो है एक फॉर्मूला क्रिएट होता है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 फॉर्मूले लिखे हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। देखिए लैम्डा EQ इन्फाइनाइट बराबर हो जाएगा लैम्डा EQ इन्फाइनाइट पॉजिटिव प्लस लैम्डा EQ इन्फाइनाइट नेगेटिव, ये आपका एक फॉर्मूला हो जाता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका फॉर्मूला होता है लैम्डा M इन्फाइनाइट बराबर N प्लस लैम्डा M इन्फाइनाइट प्लस N माइनस लैम्डा M इन्फाइनाइट। इन्हें आपको याद रखना है, और कहाँ पर क्या चीज़ है वो मैंने आपको लेक्चर में बता रखी है। ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, इसलिए हम फास्टली चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपने चैप्टर को डीपली पढ़ रखा है तो आप समझ रहे होंगे ये सारी चीज़ों को, तो अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है, देखिए किसी विद्युत अपघटन के जलीय विलयन का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। और इसका एग्जांपल हम बता सकते हैं NaCl का, जो आप जल अपघटन करते हो ना वही। देखिए NaCl को जल में घोलते तो क्या होता है, विद्युत अपघटन करते हैं तो Na पॉजिटिव में टूटता है और जो आपका Cl है वो निगेटिव में टूटता है। और कैथोड पर क्या होता है, देखिए कैथोड पर होता क्या है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन का जो है निकलते हैं और ये धातु बनती है।
और देखिए एनोड पर क्या होगा, जो आपका 2Cl निगेटिव है, यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर निगेटिव चार्ज आता है और Cl2 गैस निकलती है। ओके दोस्तों, अभी तक तो जो है आपने 50% चैप्टर को कवर कर लिया है, अभी 50% और बचा है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए हमें मोटिवेट करने के लिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड या अर्धसेल है ना। इलेक्ट्रोड या अर्धसेल किसे कहते हैं तो देख लेते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो उस छड़ पर आवेश आ जाता है, यह युक्ति इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहलाती है। यानी कि जब किसी धातु की छड़ को, यानी कि कोई भी धातु है और उसकी छड़ को हम क्या कर रहे हैं, उसी के लवण के विलयन, यानी मान लीजिए Fe जो है छड़ है, यानी आयरन की छड़ है और आयरन के ही लवण के विलयन में हम जो है उसे डुबो रहे हैं छड़ को, है ना। तो होगा क्या, उस छड़ पर जो है आवेश आ जाएगा, कोई भी आवेश आ सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो होगा क्या, यह युक्ति इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहलाती है। ओके, यही है नॉर्मल सा, आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला एनोड और दूसरा कैथोड। अब देखिए, एनोड पर क्या होता है, इस पर ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर क्या होता है, इस पर जो है अपचयन होता है। आप ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए मैंने, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे ये काम आएगा। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या होगा, अपचयन, ये आप ध्यान देंगे। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोड विभव, है ना। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, चलिए इसे पढ़ते हैं। किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तब छड़ की सतह पर उत्पन्न होने वाला विभव, तो उस विभव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोड की परिभाषा थी लगभग वही है, लेकिन यहाँ पर विभव की बात हो रही है, इलेक्ट्रोड विभव, इसे हम ई से डिनोट करते हैं। तो किसी छड़ की धातु को उसी के ही लवण के विलयन में हम डुबो देंगे तो उस छड़ पर जो है, उसकी छड़ की सतह पर जो है उत्पन्न होने वाला जो विभव होगा ना, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ये बात आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आगे हमारा जो है एक नया टॉपिक क्रिएट होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी इलेक्ट्रोड विभव इसी से रिलेटेड है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, इसमें जो है कंडीशन होती है, आपको 3 कंडीशन याद रखनी है। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से डिनोट करते हैं, लेकिन जो आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसे हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ई नॉट। ओके, अब देखिए इसकी कंडीशन क्या है, 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए, 25 डिग्री सी टेम्परेचर होना चाहिए और 1 ATM दाब होना चाहिए। ये सारी कंडीशन आपको, अगर कोई जो है विलयन फॉलो कर रहा है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे हम SHE के नाम से जानते हैं। आप देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, आप ध्यान रखेंगे। तो इसका होता क्या है, मतलब देखिए E नॉट बराबर 0 माना जाता है, यानी कि E नॉट बराबर 0 होगा ना तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, यानी कि E नॉट क्या है, ये है, और ये अगर 0 के बराबर माना जाता है। ओके, होता नहीं है, ये माना जाता है सिर्फ। ओके, तो दोस्तों कैसे माना जाता है चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो है डायग्राम भी बना रखा है, आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपके पास एक जो है बीकर है जिसमें कि आपने PT की प्लेट को लगा रखा है और इससे जो है एक वायर को कनेक्ट किया है जो कि निकाल दिया यहाँ पर, है ना। तो PT का तार, यहाँ पर PT का तार है और PT की प्लेट है। ओके, और यहाँ पर जो है H पॉजिटिव आयन यहाँ पर दे रहा है और 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन है और टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सी टेम्परेचर भी है, और यहाँ से जो है H2 गैस, 1 ATM H2 गैस है। तो यानी कि यहाँ पर सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव तो ये होगा, ये बात तो पक्की है। तो दोस्तों इस डायग्राम से आई होप आप समझ गए होंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल, जिसे हम EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा। देखिए 2 अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को EMF या E सेल कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए EMF बराबर E नॉट सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है यदि M बराबर 1 हो। ओके, तब ये हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़रूर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो इसे आप याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला काफ़ी आसान है, E नॉट सेल बराबर E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ओके, इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर है विद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है। देखिए विभिन्न तत्वों की मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में श्रेणी, यानी कि कोई ऐसी श्रेणी
जिसमें कि तत्वों की मानक इलेक्ट्रॉन विभव या फिर मानक अपचयन विभव के बढ़ता हुआ क्रम होना, ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। लेकिन ध्यान देंगे जो आपने 10th क्लास में विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी है वो वाली नहीं है, डिफरेंट है। ओके, देखिए LIKNAMGALZNCRFECONISNPBHCU HG और AU, ये हमारी जो है सीरीज होती है, इसे आप याद रखेंगे। इस तरह से जो हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। ये ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। ये जो है टोटली मैंने यहाँ पर 6 लिखे हैं, 6 आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंड ये आप 6 में से हो सके तो 3 या 4 तो याद रखिएगा, क्योंकि इतने जो है एग्जाम में लिखने के लिए काफ़ी हैं। देखिए पहला हमारा होता है ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता, धन विद्युतीय लक्षण व अपचयन क्षमता घटती है। यहाँ ध्यान देंगे जो आप ऊपर से नीचे चलेंगे सीरीज में, इस तरह से चलेंगे तो होगा क्या, देखिए ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता और धन विद्युतीय लक्षण और अपचयन क्षमता घटती है। ये 3 चीज़ें घटती हैं, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर पॉइंट, ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। यानी ऊपर वाली जो धातु है, जैसे कि यहाँ पर हम समझते हैं Zn और Cu को, देखिए Zn और Cu कहाँ है तो यहाँ पर देख सकते हैं, Cu यहाँ पर और Zn देखिए ऊपर है। तो होगा क्या, Zn जो है Cu को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा। तो वही है यहाँ पर देखिए Zn प्लस CuSO4 इसका लवण का विलयन है, तो इसने करा क्या, इसको Cu को हटा दिया इसके लवण के विलयन से, तो अपने आप आगे देखिए ZnSO4 प्लस Cu इस तरह से जो है विस्थापित कर देती है, क्योंकि अधिक क्रियाशील तो ऑब्वियसली विस्थापित कर देगी, है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है H से ऊपर स्थिर धातुएं अम्ल तथा जल से H को विस्थापित कर देती हैं। यानी कि जो आपकी H से ऊपर की धातुएं ना, स्थिर धातुएं हैं, वो अम्ल तथा जल से H को विस्थापित कर देती हैं। देखिए Fe प्लस H2SO4, FeSO4 प्लस H2, यानी कि Fe ने H2 को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पर आ गया FeSO4 का विलयन बना लिए फेरस सल्फेट का। अब इसने H2 को जो है यहाँ से रिप्लेस कर दिया, H2 गैस उड़ गई, है ना, ये हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है Fe के नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड्स का H द्वारा अपचयन हो जाता है। या आप ध्यान देंगे जो आपके Fe के नीचे जो धातुएं हैं वो ऑक्साइड्स का H द्वारा अपचयन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं की क्रियाशीलता, ऋण विद्युतीय लक्षण व ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है। यानी कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम तो होगा क्या, अधातुओं की बात हो रही है, अधातुओं की जो क्रियाशीलता है और ऋण विद्युतीय लक्षण और ऑक्सीकरण क्षमता, ये सारी की सारी क्या होंगी, बढ़ेंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट, जो कि लास्ट है। यहाँ पर देखेंगे Hg तथा इससे नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर स्वतः अपघटित हो जाते हैं। इन्हें आपको याद रखना है, हो सके तो 3 से 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है नेस्ट समीकरण। नेस्ट समीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, तो चलिए हम उसे पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेस्ट समीकरण, जो कि होता है इसका फॉर्मूला एक E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 1 अपॉन m कंसनट्रेशन ऑफ m की पावर n प्लस एक्वस, ये कंसनट्रेशन का ब्रैकेट क्लोज। सो फ्रेंड्स ये हमारा जो है एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर कहाँ पर क्या चीज़ है वो यहाँ पर लिख रखी है, फॉर्मूला आप देखिए पहले। E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 1 अपॉन, ये कंसनट्रेशन का ब्रैकेट होता है, m की पावर n प्लस n पॉजिटिव, यानी और ये किस में होना चाहिए, एक्वस में होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, R क्या है, गैस नियतांक है, और T क्या है, परमताप है जिसे हम केल्विन पे मापते हैं, और F क्या है, फैराडे नियतांक है। एक फैराड में हमारा कितना कूलाम मोल होते हैं, तो देखिए 96,500, ये हमारे जो है कूलाम मोल इन्वर्स इसका मात्रक हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। और जो आपका n है वो क्या है, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और ये कंसंट्रेशन m टू दी पावर n पॉजिटिव, ये क्या है, बिलियन में धातु की सक्रियता है। ओके, और इस तरह से जो है आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, इसे आप याद रखेंगे। थोड़ा सा तिरछा हो गया था उसके लिए सॉरी। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है डेनियल सेल के लिए नेट समीकरण। डेनियल सेल के लिए नेट समीकरण अलग होता है, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Zn पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। इस तरह से जो है इसका फॉर्मूला बन जाता है, ये कंसंट्रेशन कहलाता है, इसे आप ध्यान देंगे। और इसके बाद गिब्स मुक्त ऊर्जा जिसे हम डेल जी से डिनोट करते हैं, तथा ई में संबंध, इन दोनों में संबंध होता है। देखिए इसे भी आप याद रखेंगे, डेल जी बराबर माइनस NFE होता है,
और डेल जी नॉट बराबर माइनस का NF E नॉट होता है। इसे आप याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनती हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो दोस्तों इस तरह से जो है आज की इस वीडियो में हमने ये आपका चैप्टर फिनिश कराया है। कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है और फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए, एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ही काम करने के लिए। एंड फ्रेंड, वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।